हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो एजुकेशन की वीडियो होने वाली है। और ये जो एजुकेशन है ये हमारे सेमेस्टर 1 की होने वाली है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एजुकेशन आती है। अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं और जो सारी ही बुक्स हैं उन्हें इजी वे में पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको बुक से ही पढ़ाती हूँ और ये जो आपकी एजुकेशन की बुक है इसका नाम है पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1 यानी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1, जो कि आपके सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों के लिए ही ये बुक है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और देखिए जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर 6 तक सारे ही चैप्टर कवर करवा चुकी हूँ। और जो हमारा चैप्टर 7 है, ये जो आपका चैप्टर 7 है ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इस वजह से मैंने इसके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए सभी को देखना अनिवार्य है ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाएँ। और देखकर प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आज की जो हमारी होने वाली है वो चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 4 होने वाला है। चलिए आज पार्ट 4 की स्टार्टिंग करते हैं, जहां हमने पार्ट 3 की एंडिंग करी थी। यानी जो हमारा पार्ट 3 था वहां तक जो हमने एंडिंग करी थी वहीं से हम पार्ट 4 की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था हमारा प्राकृतिक गैसें। चलिए अब हम प्राकृतिक गैसों को देख लेते हैं। प्रकृति का एक जीवाश्म उपहार प्राकृतिक गैसें हैं जिसमें 95% मिथेल होता है। यानी जो हमारी प्राकृतिक गैसें होती हैं उसमें हम 95% मिथेल को देख सकते हैं और थोड़ी मात्रा में इथेन और प्रोपेन भी होता है। यानी जो प्राकृतिक गैसें होती हैं उसमें थोड़ी मात्रा में इथेन और प्रोपेन भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस के भंडार तेल के भंडार के साथ होते हैं। यानी जो हमारी प्राकृतिक गैसें होती हैं उनका भंडार जो होता है वो मोस्टली तेल के भंडारों के साथ पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये स्वतंत्र रूप से भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम देखेंगे प्राकृतिक गैसों का परिवहन पाइपलाइनों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। यह बिना धुएं के जलाई जाती हैं। यानी जो प्राकृतिक गैसें होती हैं उनका जो परिवहन है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना जो होता है वो पाइपलाइनों के माध्यम से होता है और ये बिना धुएं के जलती हैं। यानी जब ये जलाई जाती हैं तो इनसे धुआं उत्पन्न नहीं होता। प्राकृतिक गैस का लगभग 40% रूस में है। यानी अगर हम प्राकृतिक गैसों की बात करें तो 40% रूस के पास है और इसके बाद ईरान के पास 14% और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास 7% है। यानी अगर 40% कहें तो वो रूस के पास हो जाता है, जो 14% है वो ईरान के पास है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास 7% प्राकृतिक गैसें हैं। भारत में प्राकृतिक गैसों के भंडार तेल क्षेत्रों में सहयोग में पाए जाते हैं। यानी अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ जो प्राकृतिक गैसों के भंडार हैं वो तेलों के साथ पाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया मोस्टली जो होते हैं ये प्राकृतिक भंडार जो होते हैं ये तेलों के साथ पाए जाते हैं, जैसे हमारे भारत में पाया जाता है। जैसलमेर, त्रिपुरा, मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में कुछ नए क्षेत्रों की खोज हुई है। यानी अगर हम नए क्षेत्रों की बात करें तो जैसलमेर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मुंबई हो गया, इनमें कुछ नए क्षेत्रों की खोज की गई है जहां हमारी प्राकृतिक गैसें मिलती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एलपीजी। यानी एलपीजी जो गैस होती है जिसको हम तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म ये होता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। अब इसको देख लेते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का व्यापक रूप से ये खाना पकाने के लिए एक घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने भी देखा होगा आपके घरों में जो सिलेंडर होता है वो एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है, जो कि मोस्टली खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं ईंधन और भारतीय पेट्रोल एलपीजी की प्रमुख वितरण एजेंसी है। एलपीजी से नामात्र के कण का उत्सर्जन होता है। यानी जो हमारी एडेंट और भारतीय पेट्रोलियम है वो एलपीजी से कनेक्ट है और एलपीजी की सहायता से ही हमारी जो पूरे भारत है उसमें गैस प्रोवाइड होती है। अब हम देखेंगे सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होती है स्पीडित प्राकृतिक गैस। यानी सीएनजी को स्पीडित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म होती है सीएनजी। चलिए देख लेते हैं सीएनजी यानी स्पीडित प्राकृतिक गैस का उपयोग वाहनों में पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। यानी वाहनों में पेट्रोल और डीजल को ना डालकर हम सीएनजी गैस का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली परिवहन निगम की सबसे पूरी तरह से
सीएनजी पर चलती है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो सारी जो चीज़ें हैं दिल्ली में मोस्टली सीएनजी गैस का ही उपयोग किया जाता है। दिल्ली की जो बसें होती हैं और जो ऑटो रिक्शा होते हैं और जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सभी सीएनजी के ऊपर ही चलती हैं। सीएनजी डीजल की तुलना में एक स्वच्छ ईंधन है। अगर हम डीजल से कंपेयर करें सीएनजी का तो सीएनजी ज़्यादा सही है हमारे वातावरण के लिए, क्योंकि सीएनजी कम प्रदूषण करती है, डीजल ज़्यादा करता है। डीजल की तुलना में एक तिहाई सस्ती गैस है। इसके अलावा यह आसानी से उपलब्ध है। यानी अगर हम डीजल की बात करें तो ये एक तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। और जो सीएनजी है ये आसानी से भी मिल जाती है और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम देखेंगे नाभिकीय परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय परमाणु ऊर्जा क्या होती है, चलिए देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा अपने उच्च विनाशकारी मूल्य के लिए जानी जाती है। जैसे कि परमाणु हथियारों से पता चलता है, वाणिज्यिक मूल्यों की ऊर्जा के उत्पादन करने के लिए गैर नवीनीकरणीय नाभिकीय ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। यानी देखिए, अगर हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो ये विनाशकारी ऊर्जा के रूप में भी मानी जाती है, या इसको जाना जाता है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा से ही हम परमाणु हथियारों का निर्माण कर सकते हैं। और परमाणु हथियार जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आपको याद हो, आपने 12th में पढ़ा होगा, नागासाकी और हिरोशिमा जो कि जापान के शहर हैं, वहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। आज तक भी वहाँ की जो जनरेशन है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में गिराए गए थे, अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध को कितने साल हो गए, लेकिन आज तक वहाँ की जो जनरेशन है वो हैंडीकैप पैदा होती है, क्योंकि वहाँ पर परमाणु बमों का यूज़ किया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने खतरनाक होते हैं। अब ये जो होते हैं इन्हें हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, या फिर इनकी जो प्रकार हैं वो दो होते हैं। पहला होता है नाभिकीय विखंडन, जिसमें एक बड़ी द्रव्यमान संख्या वाले समस्थानियों के नाभिकों को न्यूट्रॉनों की बमबारी द्वारा हल्के नाभिकों में विभाजित किया जाता है, ताकि एक श्रृंखला प्रतिक्रिया के माध्यम से भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो सके। विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए केवल एक मुक्त न्यूट्रॉन को दूसरे नाभिक पर प्रहार करने की अनुमति होती है। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 235 नाभिकों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यानी अगर हम परमाणु रिएक्टर की बात करें तो उसमें जो यूरेनियम होता है उसका 235 जो नाभिकीय होता है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक हल्के तत्व के दो समस्थानियों को एक भारी नाभिकीय बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी ये जो है ये एक हल्के को दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो तापमान होता है वो लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करना चाहें तो 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस का हमें तापमान चाहिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे परमाणु रिएक्टर के एक घटक, यानी जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसके कितने घटक होते हैं। तो मेनली इसके 5 घटक होते हैं। पहला घटक होता है इसमें मॉडरेटर, भारी जल, ग्रेफाइट, ड्यूटेरियम, पैराफिन। जब तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉन मॉडरेटर पदार्थों के प्रोटॉन के साथ आमने सामने टकराते हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में बदल जाती है और इस तरह न्यूट्रॉन धीमे हो जाते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन कहा जाता है। यानी देखिए, जब न्यूट्रॉन आपस में टकराते हैं और उनकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है तो उनको थर्मल न्यूट्रॉन कहा जाता है। ईंधन में U235 के विघटन का कारण बनता है। यानी जो ईंधन होता है उसका जो विघटन होता है वो U235 के विघटन का कारण बनता है। नेक्स्ट जो इसका घटक है वो है नियंत्रण छड़ें, बैरान या कैडमियम की छड़ें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शीतलक, वह पदार्थ जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के कोर से उत्पन्न ऊर्जा को टकराकर आसपास की ओर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, वैसे पदार्थों को शीतलक कहा जाता है। यानी ऐसे पदार्थ जो नाभिकीय ऊर्जा से टकराकर आपस में उसे फैला दें, उन्हें शीतलक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है हमारा परिरक्षण। नाभिकीय रिएक्टर को 2 से 25 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवारों से संरक्षित करते हैं, ताकि परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्सर्जित विकिरण रिएक्टरों के कम करने वाले व्यक्तियों पर हानिकारक प्रभाव ना पैदा कर सके। यानी देखिए, इसको 2 से
25 मीटर कंक्रीट की दीवारों के अंदर रखा जाता है, ताकि जो रिएक्टर को कम और ज़्यादा कर रहे हैं, यानी इसकी ऊर्जा को कम और ज़्यादा करने का जो काम कर रहे लोग हैं, उन पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो, इसीलिए इसे इतनी मोटी दीवार में रखा जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं परमाणु ईंधन, यूरेनियम 235 यानी U235 भी इसमें इसका एक घटक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके लाभ, कि इसके लाभ के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं। पहला लाभ आप लिख सकते हैं बहुत कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करता, यानी ये जो है ये बहुत कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तकनीकी आसानी से उपलब्ध है, यानी इसकी जो तकनीकें हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं परमाणु ईंधन की बहुत कम मात्रा से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है, यानी परमाणु जो ईंधन होते हैं उसमें बहुत कम चीजों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और अगर परमाणु ईंधन इतना सा है ना, और वो अगर ऊर्जा देगा तो इतनी ऊर्जा देगा, तो ऐसी चीजें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कम परिचालन लागत। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यह ऊर्जा के लिए औद्योगिक और घरेलू दोनों जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, यानी अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ये औद्योगिक रूप में भी और घरेलू रूप में भी, दोनों रूपों में मनुष्य को ऊर्जा देने में सक्षम होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं पुनर्चक्रण के माध्यम से परमाणु कचरे को कम किया जा सकता है, यानी जो परमाणु कचरा होता है उसको पुनर्चक्रण के माध्यम से कम किया जा सकता है, यानी उसको खत्म किया जा सकता है। अब इसके देखेंगे नुकसान के, इसके क्या क्या नुकसान है। पहला आप लिख सकते हैं करण से रोकथाम की प्रक्रिया के कारण स्थापना लागत ज्यादा होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बड़े बुनियादी ढांचे के साथ एक केंद्रीय बिजली स्रोत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के जोखिम है, यानी इसमें बहुत सारे जोखिम वाले काम होते हैं, जो ज्ञात भी होते हैं और जो अज्ञात भी होते हैं, यानी जिन जोखिमों के बारे में पता भी है और ऐसे बहुत सारे जोखिम होते हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं एक बड़ी निर्माण अवधि की आवश्यकता, यानी इनको बनने में एक बड़ी अवधि की यानी एक बड़े समय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं परमाणु ईंधन की सीमित ऊर्जा स्रोत है, यूरेनियम 30 से 60 साल तक ही चल सकता है, यानी इसकी जो सीमा है वो एक निश्चित है, क्योंकि जो यूरेनियम होता है वो 30 से 60 साल तक ही चल सकता है, उससे ज़्यादा इसकी जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्थापना और संचालन में उच्च विशेषज्ञता और कौशल की आवश्यकता है, यानी ऐसा नहीं है कोई भी इसे बना ले, इसके लिए एक विशेषज्ञता होनी चाहिए, उच्च कौशल होना चाहिए, तब जाके इसे बनाया जा सकता है या इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं खनन में स्वास्थ्य और अन्य आपदाएं शामिल है, यानी इसका जो खनन होता है, इसकी जो खुदाई होती है उस समय स्वास्थ्य और अन्य बहुत सारी ऐसी आपदाएं सामने आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है राष्ट्रीय सौर मिशन। अब देखेंगे राष्ट्रीय सौर मिशन क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन 8 प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों में से एक है, यानी जो राष्ट्रीय सौर मिशन है ये 8 प्रमुख मिशनों में से एक राष्ट्रीय सौर मिशन भी है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना शामिल है, और इसी वजह से जो भारत की जलवायु परिवर्तन की जो राष्ट्रीय कार्य योजना है वो इस पर डिपेंड करती है। NAPCC को 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया था और देश में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास की पहचान राष्ट्रीय मिशन के रूप में की गई थी, यानी इसको जो लॉन्च किया गया था वो 30 जून 2008 को किया गया था और पूरे भारत में जो राष्ट्रीय मिशन है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं भारत सरकार ने 11 जून 2010 को राष्ट्रीय सौर मिशन को मंजूरी दे दी थी, यानी जो 11 जनवरी 2010 को इसको मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं ब्रांड नाम सोलर इंडिया को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सौर मिशन के देश भर में इस प्रकार के लिए जल्द से जल्द सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में भारत को स्थापित करने में प्रमुख उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। मिशन को 3 चरणों में शुरू किया गया था, यानी देखिए जो ब्रांड का नाम था वो सोलर इंडिया था, और इसको ध्यान में रखकर इसको जो लॉन्च किया गया था वो 3 चरणों में लॉन्च किया गया था। और पहला जो चरण था वो 11वीं योजना के तहत, और जो 11वीं योजना और 12वीं योजना के तहत इसको शुरू किया गया था, और ये 2012 से 13 तक शुरू किया गया था। जो दूसरा चरण था वो 12वीं योजना के तहत शुरू किया था और इसमें शेष 4 वर्ष लगे थे, और इसे 2013 से 14 तक लागू किया गया था। और लास्ट जो चरण था यानी तीसरा चरण उसको 13वीं योजना के तहत लॉन्च किया गया था, जिसे 2017 से 22 तक चलाया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे पर्यावरणीय प्रभाव, यानी इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला आप लिख सकते हैं सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि बिजली या गर्मी उत्पन्न करते हैं समय इससे शून्य प्रदूषण उत्पन्न होता है। क्योंकि देखिए जो सौर ऊर्जा है वो पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा है वो गर्मी पैदा करते में या ऊर्जा पैदा करते में कोई भी सौर या फिर किसी भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं करती, तो इसीलिए ये स्वच्छ है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सूर्य द्वारा उत्पादित ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सूर्य का शक्ति स्रोत बिल्कुल मुफ्त है, यानी देखिए ये जो है बिल्कुल मुफ्त है, ऐसा नहीं है सूर्य हमसे पैसे ले रहा हो या अगर धूप हमें चाहिए तो हम किसी को पैसे देते हो, तो ये बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इसका उपयोग दूरस्थ और अलग थलग क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, यानी इसका जो उपयोग है हम मेनली ऐसे इलाकों में कर सकते हैं जो बहुत दूर दूर हैं या अलग थलग हैं और जहां पर बिजली की जो आपूर्ति है या बिजली की जो लाइनें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो हम उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अधिकांश और सौर्य प्रणालियों का जीवन काल लगभग 30 से 40 वर्ष होता है, और इसकी जो सौर्य प्रणाली होती है कम से कम इसका जो जीवन काल है वो 30 से 40 वर्ष हो जाता है, तो आराम से इसको यूज किया जा सकता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ ये आपका जो सारांश है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, यानी इसकी जो पहले की पार्ट 3 तक की वीडियो है वो आप देख सकते हैं और सारी ही कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। एंड अभी के लिए आप सारांश देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस सारांश को पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने पूरा ही सारांश दिखा देती हूँ। ओके, फिर यहाँ पर थोड़े से शब्द हैं जो कि आपको दिए गए हैं और फिर यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो इनके भी आंसर मुझे दे सकते हैं, मैं जरूर चेक करूंगी। ओके, एंड यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पूरा ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, क्योंकि जिस तरह से मैं आपके एग्जामों के लिए आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी बुक से पढ़ पाएँ और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे वे में कर पाएँ, और ऐसा ना हो वो कन्फ्यूज़ हो जाए पेपर में बैठ कर के ये क्या पढ़ा है, क्योंकि बुक से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।